हेलो गुड इवनिंग डियर एस्पायरेंट्स। आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें आपको जितना भी थोड़ा बहुत बेसिक्स है वहाँ से लेकर के आपको जिस टाइप के क्वेश्चन भी आपके प्लॉट किए जाते हैं CSIR नेट में या फिर गेट में, तो उस तरीके का सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। 3-4 वीडियोज़ होंगी इसकी, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, तो फिर चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो आज का हम लोग जो टॉपिक लेने वाले हैं वो आपका होगा इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो इसमें जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले जो इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ESR। ESR का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। ठीक है, ऐसी स्पीसीज यानी कि किस टाइप की स्पीसीज होंगी जो ESR शो करेंगी, यानी कि पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। जितनी भी स्पीसीज हैं, जो भी पैरामैग्नेटिक स्पीसीज आपकी होंगी वो सभी ESIS शो करेंगी, ESR शो करेंगी। या फिर आप बात कर लो रेडिकल कैटायन की, रेडिकल कैटायन बोल सकते हो आप, या फिर रेडिकल एनायन बोल सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ पर जो स्पिन होनी चाहिए, ओवरऑल स्पिन, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। यही एक आपका क्राइटेरिया रहेगा। किसी भी स्पीसीज को अगर आप ESR एक्टिव बोलोगे तो उसमें जो स्पिन है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि स्पीसीज आपकी पेयर्ड नहीं होनी चाहिए, अनपेयर्ड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा बेसिक्स था। ठीक है, और फिर अगर हम बात करते हैं डी जनरेट लेवल्स की, से आपने पढ़ा होगा डी जनरेट लेवल्स। किसी भी लेवल की डी जनरेसी को निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एक फार्मूला यूज़ करते हैं। जैसे मान लो, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ डी जनरेसी का आपका फार्मूला जो आपका बन जाता है, डी जनरेसी इज इक्वल टू, या आप इसको इस साइन से हटाइए, डी जनरेसी को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, डी जनरेसी ये आपका बनता है 2s+1। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है वो कितना होता है? 1/2। तो यहाँ अगर आप 1/2 पुट करोगे, 2 × 1/2 + 1, सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आएगी? 2। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके डीजनरेट लेवल्स कितने होते हैं? 2 डीजनरेट लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ से, यानी कि ये आपके आ गए डीजनरेट लेवल्स। ठीक है, ये दो लेवल्स मैंने आपके बनाए, इनको मैंने गैप देके दिखाया है। वैसे आपके ये एक ही लेवल इस तरीके से होंगे, इनके बीच में कोई भी डिफरेंसेस नहीं होगा, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि दो अलग अलग लेवल्स हैं, तो इसलिए मैंने इनको थोड़ी सी गैपिंग पर बना ली, जबकि दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड लेवल्स हैं आपके, क्योंकि तभी इसको डी जनरेट बोला जा रहा है। इनकी एनर्जीज जो है दोनों लेवल्स की, वो एनर्जी कैसी है आपकी? सेम है। ठीक है, तो एक लेवल को आप लिख सकते हो +½ और एक -½ स्पिन के लिए। ठीक है, ये आपका, ये मैंने बताया डी जनरेसी, लेकिन ये डी जनरेसी कब अप्लाई होगी? इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ B0 से। ठीक है, अगर बाहर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं हो रहा है तब तक जो डीजनरेसी है वो आपकी बनी रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम बाहर से कोई भी डीजनरेसी या बाहर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तब ये आपकी जो डीजनरेसी है वो लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग? स्टेटमेंट ये है, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन। ठीक है, बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट क्या है कि उन्होंने ये बताया था कि अगर बाहर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं हो रहा है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, डी जनरेट लेवल्स हैव इक्वल और हैव सेम पॉपुलेशन। ओके, ये स्टेटमेंट है कुछ बोल्ट्जमैन का कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, तो जो भी डीजनरेट लेवल्स हैं, ठीक है, उनमें जो पॉपुलेशन होगी वो कैसी होगी? सेम होगी। यानी कि मैं अगर इस चीज़ को दोबारा से एक बार लिखूं तो ये आपका भी डीजनरेसी है, यहाँ पर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो है। ठीक है, लेकिन अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ तो ये डीजनरेसी जो है ब्रेक हो जाएगी इस तरीके से, और इस केस में यहाँ पर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे डी जनरेसी क्या हो जाती है? लॉस्ट हो जाती है। तो ये आपका अपर लेवल मान लो आप इसको, और ये आपका है लोअर लेवल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका स्टेटमेंट। और फिर अगर आप मान लो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला क्या लगेगा? E =
एम एस जी म्यू बी बी नॉट, ठीक है। जहां पर जी का मतलब क्या है, ये आपका लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर होता है, स्प्लिटिंग फैक्टर। ये आपका बोर मैग्नेटॉन है, बोर्स मैग्नेटॉन। और ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं यहां पर वैल्यूज पुट कर देता हूं, जैसे E इज इक्वल टू आपको दे रखा है एम एस जी म्यूटा बी और बी नॉट, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर एम एस आपका मतलब क्या है, ये आपको स्पिन क्वांटम नंबर दे रखा है, ठीक है। तो आपके पास दो क्वांटम नंबर्स हैं, अगर मैं इसको प्लस हाफ पुट करता हूं तो आपके पास क्या आएगा, हाफ जी म्यूटा बी बी नॉट, और ये आपका फर्स्ट मान लो। और सेकेंडली अगर मैं यहाँ पर माइनस हाफ पुट करता हूँ तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, जो भी डिजेनरेसी थी आपकी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या था, जीरो था। आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये इस तरीके से ब्रेक हो गया। तो ऊपर वाला जो अपर लेवल है ये प्लस हाफ स्पिन के लिए है, तो यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, प्लस हाफ जी म्यूटा बी बी नॉट, और यहाँ पर क्या होगी, माइनस हाफ जी म्यू बी बी नॉट, ठीक है। अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेता हूँ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो जो आप कैलकुलेट करोगे वैल्यू लिख के, डेल्टा जी अपर लेवल माइनस लोअर लेवल, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अपर माइनस लोअर। तो ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज इक्वल टू डेल्टा ई इज इक्वल टू जी म्यूटा बी बी नॉट, ये आपका एक फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद एक रिलेशन और आपका होता है कि जो जी म्यू बी जो है ये आपका किसके इक्वल होता है, ये आपका गामा के इक्वल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। यानी कि डेल्टा ई जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, आपका फॉर्मूला गामा इंटू बी नॉट, ये आपका यहां पर जो है फॉर्मूला आ जाएगा। और फिर इसके बाद अगर हम जी की बात करते हैं, जी वैल्यूज क्या होंगी, तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग जो वैल्यू लेते हैं, जी की जो वैल्यू है ये आप 2 लेते हैं फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसी फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए जो जी की वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, 2 के इक्वल होती है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन कैसे होता है न्यूक्लियर स्पिन के साथ। तो यहाँ आप हेडिंग लिखोगे, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन विद न्यूक्लियस स्पिन, ठीक है, न्यूक्लियस स्पिन। तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो न्यूक्लियर स्पिन के साथ जब इंटरेक्ट करती है तो किस तरीके का फॉर्मेट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कंडीशन क्या मान के चल रहे हैं, एग्जाम्पल हम लोग मान के चल रहे हैं इसमें कि वन इलेक्ट्रॉन इज इन इन्फ्लुएंस विद वन न्यूक्लियस। हम लोग अभी कंडीशन लेके चल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक न्यूक्लियर स्पिन के इन्फ्लुएंस में है, ठीक है। और इसका जो न्यूक्लियर स्पिन आपको क्वांटम नंबर मैंने ले लिया है ये 1/2 ले लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन, जैसा कि आप लोगों ने पहले देखा था कि सबसे पहले जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन की जो लेवल्स होते हैं वो डीजनरेट रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इक्वल टू 0। अब जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो यहाँ पर स्प्लिटिंग होगी, डीजनरेसी लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ आपका आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है ये प्लस हाफ हो गया अपर लेवल, और ये आपका हो गया माइनस हाफ यानी कि लोअर लेवल, ठीक है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, अब इसकी भी दो पॉसिबिलिटी है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो यहाँ पर फर्दर ये लेवल जो है इलेक्ट्रॉन के जो स्पिन है ये इससे इंटरेक्ट करने के बाद फर्दर दो लेवल्स में ब्रेक होगा। यानी कि इसको आप ऐसे लिखोगे इस तरीके से और ये इस तरीके से, ठीक है। तो इस केस में हो क्या रहा है, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एम एस इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आई को आपने क्या लिया था 1/2, ठीक है। इसको इस तरीके से, तो एम एस आपका देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस हाफ कॉमा, और यहाँ पर आप जो है एम आई को लेके चलोगे, मैं मान लेता हूँ प्लस हाफ के लिए, ठीक है। फिर अब क्योंकि ये प्लस हाफ के लिए ही था तो एम एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस हाफ
कॉमा एम आई इज इक्वल टू माइनस हाफ। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर भी दो लेवल्स ब्रेक होने हैं, तो यहाँ पर आपका आएगा एम एस इक्वल टू माइनस हाफ, एम आई इज इक्वल टू माइनस हाफ। यहाँ आ जाएगा एम आई इज इक्वल टू माइनस हाफ और एम आई इज इक्वल टू प्लस हाफ। अब ये मैंने यहाँ पर प्लस माइनस किस तरीके से लिया, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मैं आपको वही लिख के बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको लिखो किस तरीके से। तो फॉर्मूला आपके पास जो होता है वो यहाँ पर लिखा जाता है ई एम एस कॉमा एम आई, क्योंकि दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है, इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा एम एस जी ई म्यू बी बीटा नॉट बी नॉट माइनस एम आई जी आई म्यू बी बी नॉट प्लस ए एम एस और एम आई। यहां पर जो ए है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट। स्प्लिटिंग कांस्टेंट हाइपरफाइन का मतलब क्या है, हम लोग हाइपरफाइन वर्ड का यूज यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी में तब कर रहे हैं क्योंकि पहले बार जो लेवल स्प्लिट हुए थे वो आपके स्प्लिट हुए थे विद द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो सेकंड स्प्लिटिंग हो रही है वो दो इंट्रैक्शन से हो रही है, एक तो न्यूक्लियर की स्पिन और दूसरा इलेक्ट्रॉन की स्पिन। तो उनकी स्पिन से जो नए लेवल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर हाइपरफाइन, यानी कि दोबारा से स्प्लिटिंग हो चुकी है। तो इसी तरीके से आप काफ़ी सारे इसमें एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हो, जैसे वन इलेक्ट्रॉन का इंट्रैक्शन दो न्यूक्लियस के साथ, तीन न्यूक्लियस के साथ। बताने को मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन उस डिटेल को आप सीख सकते हो अभी, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मैं सिर्फ अभी आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूले की अगर हम बात करेंगे तो आपको यहाँ निकालनी रहती है नंबर ऑफ लाइन्स। ठीक है, कितनी लाइन्स आएंगी स्प्लिटिंग से, तो उसका फॉर्मूला आपका हो जाता है 2ni प्लस 1। ठीक है, जहाँ पर n का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियस या जितने न्यूक्लियाई आपके पास है, और i आपका क्या हो जाता है, ये न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर हो जाता है, न्यूक्लियर स्पिन। और वैसे आप अगर सिलेक्शन रूल लिखना चाहो तो आपका सिलेक्शन रूल होता है डेल्टा एम एस जो है ये प्लस माइनस 1 होता है, और डेल्टा एम आई जो है, ठीक है, ये आपका 0 होता है। ठीक है, तो ये आपका सिलेक्शन रूल है। इतना क्लियर है आपको। इसमें एक चीज़ और है कि ये आप जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो वो तब अप्लाई होगा इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियाई विद, यहाँ पर आप लिखोगे इक्विवेलेंट न्यूक्लियस, यानी कि अगर एक ही जैसे न्यूक्लियस आपको दे रखे हैं तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे सेम, लेकिन अगर आपके पास दो अलग अलग तरीके के न्यूक्लियाई हैं तो उस केस में आपका जो नंबर ऑफ लाइन्स है उसका फॉर्मूला आपका बनेगा नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू 2n1i1 प्लस 1, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n2i2 प्लस 1 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से बन जाएगा। ये आपका बन रहा है कब, जब आपके पास नॉन इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई है। ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंट का केस है, ये आपका नॉन इक्विवेलेंट का केस है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद का जो आपका टॉपिक आता है वो आपका है इंटेंसिटी ऑफ लाइंस। ठीक है, आपको लाइंस की इंटेंसिटी देखनी है ना, तो यहां पर क्या होता है, हम लोग पास्कल ट्रायंगल का भी यूज करते हैं। पास्कल ट्रायंगल ये आप कब यूज करते हो, है ना, पास्कल ट्रायंगल इंटेंसिटी रेशियो। तो इसका आप यूज करोगे जब आपको न्यूक्लियर की स्पिन दे रखी है हाफ। ठीक है, और दूसरा आपका केस बनता है नॉन पास्कल ट्रायंगल, नॉन पास्कल ट्रायंगल इंटेंसिटी रेशियो। ठीक है, ये आप यूज करोगे जब जो न्यूक्लियर स्पिन है वो आपकी हाफ से ज्यादा है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि पास्कल ट्रायंगल में किस तरीके से आप इंटेंसिटी रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यानी किस तरीके से आप किसी सिग्नल की इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं मैंने केस ले लिया H2 प्लस का। ठीक है, प्लस क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि जब आप प्लस लिखोगे तभी ये स्पीसीज आपकी जो है ESR एक्टिव बनेगी। मान लेते हैं इसमें जो नंबर ऑफ या तो आपको दे ही रखा है दो न्यूक्लियस आपको n इज इक्वल टू 2, और जो स्पिन है यहाँ पर, ठीक है, स्पिन मैंने मान रख, स्पिन आपकी होती है प्रोटॉन के लिए हाफ होती है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप नंबर ऑफ लाइन्स निकालोगे, नंबर ऑफ लाइन्स का फॉर्मूला आपके पास क्या था, 2ni प्लस 1,
यहाँ पर n तो आपका 2 है, यहाँ 2 पुट करोगे आप, i की जगह 1/2 प्लस 1, तो आपके पास कितनी लाइन्स आएंगी? 3 लाइन्स आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, अब 3 लाइन्स आपकी बन रही है। यहाँ पर जो हम लोग रेशियो निकालते हैं उस तरीके से निकालते हैं di/i करके। आपके 3 लाइन्स तो बन जाएंगे, लेकिन उन लाइन का इंटेंसिटी रेशियो क्या रहेगा वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैंने तो यहाँ पर आपको बता दिया कि ये 1:2:1 है। ठीक है, लेकिन आप कैसे फाइंड आउट करोगे उसको आपको देखना है। ठीक, तो सबसे पहला स्टेटमेंट ये रहेगा, अगर आपके पास न्यूक्लियस 1 है, अगर एक ही न्यूक्लियस है और यहाँ पर अगर आपके पास एक ही न्यूक्लियस है तो जो इंटेंसिटी रहेगी, है ना, 1 न्यूक्लियस के लिए, जैसे मान लो आप यहाँ पर n = 1 पुट करोगे तो 2 × 1 1/2 प्लस 1, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी मिलेगी? 2। 2 लाइन्स आपके पास आएंगे अगर आपके पास n की वैल्यू 1 है, तो 2 लाइन्स का मतलब क्या है? जो इंटेंसिटी रहेगी वो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगी, यानी कि इंटेंसिटी का रेशियो आपका क्या रहेगा? 1:1। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? n = 2 के लिए हाँ जी, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा? n = 1 है तो रेशियो आपका कितना आ गया? 1:1। अब मान लो आपको n = 2 के लिए निकालना है। अब क्योंकि यहाँ पर आपने लिखा है n = 2 के लिए कितनी लाइन्स मिलेंगी आपको? 3 लाइन्स। तो करना क्या है? फर्स्ट जो इंटेंसिटी है 1 आपको वैसे ही रखना है। ठीक है, 1 और 2 को ऐड करना है, कितना आ गया? 2, और ये लास्ट वाला 1 भी वैसे ही रखना है। ठीक है, तो जो इंटेंसिटी है n = 2 के लिए, क्योंकि 3 लाइन्स आएंगी तो इंटेंसिटी क्या बन जाएगी? 1:2:1। मान लो इस तरीके से आपको n = 3 के लिए निकालना है, तो जो पहली वाली वैल्यू उसको आप यहाँ लिख दो, इसको ऐड करो। 1 2 कितना हो गया? 3, 2 1 कितना हो गया? 3, और लास्ट में क्या है? 1। ठीक है, तो n = 3 के लिए कितनी लाइन्स आएंगे? 4 लाइन्स। रेशियो क्या रहेगा? 1:3:3:1। ठीक है, ये जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ ये सिर्फ पास्कल ट्राइंगल है, तो इस तरीके से फॉलो होगा। तो n = 4 के लिए अगर आप ट्राई करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1 आपको वैसे ही लिखना है, 1 में 3 ऐड किया 4, और 3 में 3 ऐड किया 6, 3 में 1 ऐड किया 4, और ये 1। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका रहेगा। आप इसको इसी तरीके से आगे और भी तरीके से और भी n की और भी वैल्यूज़ के लिए आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब आपका रहा नॉन पास्कल का केस। नॉन पास्कल केस को मैं इसको अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी, फिर आपको लेक्चर बोरिंग लगने लगेगा। तो जैसा भी आपको लेक्चर लगा हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एटलीस्ट 20 कमेंट्स आप करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि मैं और कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट होता रहूँ। ओके पेरेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड गुड बाय, ग्रेट डे अहेड।